वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके एक फेवरेट टॉपिक को लेकर आपके सामने आया हूं, जिसके लिए मुझे बार बार डिमांड मिलता रहा है कि ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग बताइए। तो ये सेक्शन को आज हम लोग डील करेंगे और ये एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो है। इसमें मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें ऐसे राइटिंग के बारे में और लेटर राइटिंग के बारे में बताऊँगा और फिर हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे, जहाँ पर कि मैं आपके सामने कुछ एसेज और कुछ लेटर्स लेकर आऊँगा, आपको दिखाऊँगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे और फिर मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा जिसमें कि आप कुछ लेटर्स और एसेज लिखेंगे और उसको यूट्यूब वीडियो में पोस्ट करेंगे ताकि मैं उसको चेक कर सकूं, कमेंट कर सकूं, या फिर डाउट आपका सेशन है उसमें आप अपने टीचर्स को दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ऐसे राइटिंग के बारे में, राइट। तो मैं पहले आपको ऐसे राइटिंग का एक स्ट्रक्चर बताऊँगा कि ऐसे राइटिंग को कैसे करना है। तो हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा हमें मैक्सिमम 4 पैराग्राफ, अगर अलग अलग पैराग्राफ कर रहे हैं तो 3 से 4 पैराग्राफ काफ़ी है जो हम लोग ऐसे राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो वर्ड लिमिट्स को तो आपको ख्याल रखना ही है, जो 250 और जो मेंशन रहेगा वर्ड लिमिट, उसके अंदर आपको उस चीज़ को करने की कोशिश करनी है। लेकिन अभी तो जनरली जब आप घर पे भी प्रैक्टिस करें तो 250, 350 इसी वर्ड के अंदर ही चीज़ों को लिखने की कोशिश करें, ताकि जब आप इसमें पारंगत हो जाएं तब फिर आप उसको और शॉर्ट करके और कंसाइज तरीके से आप इम्पैक्टफुल तरीके से आप लिख सकें। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि ऐसे राइटिंग लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। तो अगर आप ऐसे राइटिंग लिखना चाहते हैं तो जो सबसे पहला सेक्शन है जो ऐसे में आप लिखते हैं वो आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए टॉपिक का। मैंने आपको जो भी टॉपिक दिया उस टॉपिक, जैसे मैंने आपको मान लो सरोगेट प्रेगनेंसी एक टॉपिक दिया, या मैंने आपको एक टॉपिक दे दिया कोई बिल्कुल एकदम इनोवेशन एक टॉपिक दे दिया, डिफरेंस बिटवीन इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, या मैंने आपको एक टॉपिक एकदम कुछ ऐसा दे दिया जो कॉन्सेप्ट आपके लिए थोड़ा नया लग रहा है। मान लो मैंने बिटकॉइन पे लिखने आपको कुछ दे दिया। ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, ये सारे। तो एक बहुत ही कंटेम्प्रेरी टॉपिक और भी आपके सामने आ सकता है जो मैं बात बोल रहा हूँ। और जो स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं हमेशा देखता रहता हूँ कि स्टूडेंट्स को और बाकी फैकल्टीज से भी हमारी बात होती रहती है कि क्या टॉपिक्स आप लोगों को ज़रूरी है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक और अच्छा टॉपिक है जो आपके दूसरे GS के फैकल्टीज़ हमें सजेस्ट करते हैं, और वो है इंडिया वर्सेस भारत पे भी हमें कुछ लिखना चाहिए। जो आजकल डिबेट चल रहा है कि हम नाम को चेंज करके पूरी तरीके से भारत करना चाहते हैं, इंडिया यूज़ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया हमें एक उस शासन के बारे में याद दिलाता है। तो इस तरह के टॉपिक्स को आपको लिखना है तो सबसे पहले आपको उसका बैकग्राउंड देना है, और वो इंट्रोडक्शन से शुरू होगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दें। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि आप किस तरीके से उस टॉपिक को डिफाइन करेंगे। जैसे मैंने बिटकॉइन दिया तो आपको पहले लाइन में लिखना चाहिए कि बिटकॉइन एक तरह का डिजिटल करेंसी होता है जिसका रेट इस तरीके से ये होता है और कब उसकी शुरुआत हुई, इस तरह की चीज़ इंट्रोडक्शन कहलाती है। कभी कभी कुछ टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं होती है। मान लो कि मैंने तुमको अब नोटबंदी पे कुछ लिखने को बोला या डाउरी सिस्टम पे कुछ लिखने को बोला, तो अब डाउरी सिस्टम को तुम डिफाइन करोगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानता है दहेज प्रथा क्या होती है। तो आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन की जगह बैकग्राउंड लिख देना चाहिए। बैकग्राउंड क्या होता है? बैकग्राउंड का मतलब होता है कि ये इसका शुरुआत कब हुआ। अब ऑब्वियसली डाउरी सिस्टम की शुरुआत कब हुई हम एग्जैक्टली नहीं जानते हैं, लेकिन हम ये तो बोल सकते हैं ना कि जब शुरुआत किया गया तो इसके पीछे इंटेंशन क्या था। शुरुआत में मेरे भी इंटेंशन ये था कि दो लोग शादी कर रहे हैं तो उन लोगों को अलग इंडिपेंडेंट रहने के लिए हम कुछ मदद दे दें, लेकिन बाद में ये डिमांड होने लगा और लड़कों की तरफ से डिमांड ज़्यादा आने लगा। ऑब्वियसली लड़कों की तरफ से ही आता है, तो लड़कों की तरफ से डिमांड आने लगा और ये एक सोशल इविल बन गया। तो इसका मतलब हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड लिख देंगे। अगर आपको किसी पुरानी कहानी में किसी कहीं पर कोई जो हमारा जो पूरा हमारा धर्म ग्रंथ या इस तरह की कोई भी पुरानी कहानी आपको नज़र आती है जहाँ पर कि आपको लगता है कि इसकी शुरुआत हुई, तो उन चीज़ों को आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। जब आपने इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड दे दिया है तब आप टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं। अब आपको इसके बाद सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि अभी करंट स्टेटस क्या है। तुरंत अभी आप करंट में लौट आए क्योंकि आप पास्ट को बता चुके हैं। अब आपको बताना पड़ेगा कि अभी क्या स्टेटस है, उस टॉपिक के बारे में बताइए कि अभी क्या चल रहा है, अभी डाउरी सिस्टम की क्या स्थिति है, या अभी बिटकॉइन की क्या स्थिति है, अभी नोटबंदी का क्या प्रभाव है। इन चीज़ों के यानी अभी के स्टेटस को आपको बोलना है। जो इंडिया और भारत के बीच में टसल चल रहा है, जो बातचीत चल रही है, उसका अभी क्या प्रभाव पड़ रहा है।
और जो तीसरा क्वेश्चन है करंट स्टेटस के बाद जो तीसरा क्वेश्चन है उसको हम लोग, जब आपने अभी के समय के बारे में बात कर ली, अब आपको बताना है कि आप ये जो टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हैं, इस टॉपिक के बारे में आप फेवर में सोचते हैं या उसके अगेंस्ट में सोचते हैं। तो यहाँ पर आपको फॉर और अगेंस्ट ये लिखना पड़ेगा, मतलब कि आप इस टॉपिक के अगेंस्ट में हैं या फेवर में हैं, ये आपको यहाँ पर मेंशन कर देना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, बहुत स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो जब टॉपिक को पकड़ते हैं तो उनको लगता है कि इस टॉपिक का तो समर्थन किया जाना चाहिए के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाते हैं और इसीलिए वो उसका समर्थन कर देते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वही सोच रखें जो पूरी दुनिया रखती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर आपको एक टॉपिक दूं तो आप उस टॉपिक के अगेंस्ट में ही बात करें या फॉर में ही बात करें। ये आप चूज कर सकते हैं जिसका लॉजिक आपके पास ज़्यादा है, जिसके बारे में डेटा ज़्यादा है, जिसके बारे में आप आर्गुमेंट ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि आप सही में क्या सोचते हैं, मुझे इस बात से मतलब है किस बात को आप सही तरीके से प्रूव कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे इंटरव्यूज़ में और अच्छे इंटरव्यूज़ में, क्योंकि मैंने खुद बी स्कूल्स के बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, मैंने देखा है कि आपको एक टॉपिक दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि पहले इसके पक्ष में बोलो फिर विपक्ष में बोलो, यानी आपको दोनों चीज़ें बोलनी होती है और ये कंपलसरी है बोलना, क्योंकि वो देखने की कोशिश करते हैं कि आप दोनों तरीके से लॉजिक लगा पाएंगे कि नहीं, दिमाग लगा पाएंगे कि नहीं। सपोज मैंने आपको एक टॉपिक दे दिया कि वेजिटेरियन फूड खाना अच्छा है या खराब। मान लीजिए पर्सनल लाइफ में आप वेजिटेरियन हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप जब ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें आप सपोर्ट करें कि वेजिटेरियन होना ही ज़रूरी है। आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को, क्योंकि इंटेलिजेंट इंसान वही होता है जो अपने पार भी देख पाता है, जो अपने अलावा पॉइंट ऑफ व्यू को भी देख सकता है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर टॉपिक मैंने दे दिया कि क्या हम सब लोगों को वेजिटेरियन हो जाना चाहिए, तो आप बोल सकते हैं हम सब लोगों को वेजिटेरियन हो जाना चाहिए। आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि हम सब लोगों को वेजिटेरियन होने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग नॉन वेजिटेरियन भी रह सकते हैं जो रहना चाहें। और अगर आप चाहें तो आप दोनों मत को बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं कुछ हद तक वेजिटेरियन होना अच्छा भी है और कुछ हद तक वेजिटेरियन होना खराब भी है। अच्छा कैसे है? क्योंकि इससे डाइजेशन अच्छा होता है, इससे इकोलॉजी पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, इससे एनिमल वायलेंस रुकता है, इससे बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो हम लोग अच्छे से नॉनवेज खाने को डाइजेस्ट नहीं करने पाने के कारण जो मैड कॉ डिजीज़ और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, स्वाइन फ्लू, इस तरह की चीज़ें होती हैं, बर्ड फ्लू, उन सब चीज़ों को रोका जा सकता है। इनफैक्ट कुछ लोग मानते हैं कि कोरोना भी फूड हैबिट्स के कारण ही आया। लेकिन वहीं पर आप उसी ऐसे में ये भी लिख सकते हैं कि कुछ हद तक नॉन वेजिटेरियन होना भी पर्टिकुलर केसेस में ज़रूरी होता है, खासतौर पर वैसे कंट्रीज़ में जहाँ पर कि फूड प्रोडक्शन यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जहाँ पे लोग एनिमल पे डिपेंडेंट हैं फ्लैश के लिए। या फिर आपको ये बोलना पड़ सकता है कि कुछ ऐसे प्रोटीन्स और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको एनिमल फैट से ही मिलता है। या फिर आपको ये भी बोलना पड़ सकता है कि कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनमें लोगों को एनिमल फूड या एनिमल फैट या एग्स या कुछ ऐसी चीज़ें खाने के लिए डॉक्टर सजेस्ट भी करते हैं, क्योंकि वो शायद हमें कुछ एक्स्ट्रा विटामिन और विटामिन B12 का कुछ ऐसा पोर्शन है जो हमको नॉर्मल खाने से नहीं मिलता है, वेज खाने से, उसके लिए हमें नॉन वेजिटेरियन के लिए या फिर कुछ सप्लीमेंट में हमको खाना पड़ता है। तो आप दोनों प्रवृत्तियों को बोल सकते हैं, आप दोनों चीज़ों को बोल सकते हैं एक ही ऐसे में। लेकिन मैं जो चौथा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं वो है लॉजिक। लॉजिक का मतलब होता है तर्क। आप चाहे फेवर में, चाहे आप अगेंस्ट में, चाहे आप दोनों बात बोल रहे हैं, आपके पास कम से कम 2-3 पॉइंट होने चाहिए, 2-3 तर्क होने चाहिए, 2-3 चीज़ों को आपको लिखना होगा। आपको लिखना पड़ेगा कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन के फेवर में हैं तो क्यों हैं, आप वेजिटेरियन के फेवर में, आप नोटबंदी के फेवर में हैं तो क्यों हैं, आप उसके अगेंस्ट में हैं तो क्यों हैं, आप कुछ भी ऐसी चीज़ जो हो रही है उसके बारे में आप फेवर में है या अगेंस्ट में, उसके बारे में आपको 3-4 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। और इन पॉइंट्स में अगर आप तर्क का यूज़ करें, डेटा का यूज़ करें, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करें, आर्गुमेंट्स का यूज़ करें और पॉइंट वाइज इन चीज़ों को लिखें, क्लियरली लिखें, तो लोगों को समझ आएगा कि आपके पास बिल्कुल क्लियर है बात। और जब आप अपना लॉजिक लिख चुके हैं तब आपको इसको लिखने के बाद, जब आपने एक बता दिया कि मैं इसके फेवर में हूँ, मैं इसके अगेंस्ट में हूँ, तब आपको यहाँ पर वे फॉरवर्ड के बारे में बात करना चाहिए। वे फॉरवर्ड का प्राइमरी मतलब ये होता है कि आगे क्या होना चाहिए। आप इसको अपना सजेशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना सजेशन लिखना चाहिए कि आगे हम लोगों को क्या करना है। अगर स्थिति को हमको बेहतर बनाना है तो हमको आगे उसको कैसे ले जाना होगा, यानी कि फ्यूचर के लिए सजेशन क्या है। अगर हम
किसी भी मुद्दे को और बेहतर, मान लीजिए कि आपने एक मुद्दा उठाया, स्टेम सेल रिसर्च पे बात चल रही है, या आपने पता होगा कि यूथेनेसिया एक चीज़ है। यूथेनेसिया मतलब क्या होता है? इच्छा मृत्यु। मतलब कि जो लोग बीमार हैं और ठीक नहीं हो सकते हैं, उनको इच्छा से मृत्यु दी जाए। अब इस डिस्कशन को अगर मैं आपको दे दूं तो आपको यूथेनेसिया को डिफाइन करना होगा कि वो क्या है इच्छा मृत्यु। आप उसमें बहुत सारे आपने कुछ मूवीज़ भी देखी होंगी जिसमें इच्छा मृत्यु, जैसे मुन्ना भाई एक वाला मूवी था, एक गुजारिश मूवी था, उसमें इच्छा मृत्यु के बारे में थी। फिर आपको बैकग्राउंड देना होगा कि कौन कौन देशों में शुरू हुआ, अभी क्या हो रहा है इंडिया में, उस पर क्या डिबेट हो रहा है। आप उसके पक्ष में या अगेंस्ट में आप दोनों बात बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि नॉर्मल केसेस में तो इच्छा मृत्यु ठीक नहीं है, लेकिन जो लाइलाज बीमारी है जिसमें डॉक्टर ऑलमोस्ट ये घोषित कर दे कि ठीक होने का कोई चांस नहीं है, और फैमिली अगर बहुत पुअर हो और सस्टेन करने में और वो इंसान ऐसी ज़िंदगी जिए जो कि मौत से भी बदतर है, तो उस केस में इच्छा मृत्यु की बात बोली जा सकती है। लॉजिक आप देंगे 2-3 लॉजिक कि क्यों इच्छा मृत्यु, क्यों यूथेनेसिया आप सजेस्ट करते हैं, तो उसमें आप बता सकते हैं कि मेडिकल कॉस्ट इतना ज़्यादा होता है कि ऐसे लोगों को ज़िंदा रखने जिनका ज़िंदा रखने का कोई चांस नहीं, उससे अच्छा है कि हम उन लोगों को ज़िंदा रखें जो कि ज़िंदा रह सकते हैं। और वे फॉरवर्ड में फिर आप फ्यूचर में सजेशन देंगे कि इसके लिए हमें और रिसर्च करना चाहिए, दूसरे कंट्रीज़ को देखना चाहिए, हमें कॉरपोरेट लोगों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि ऐसे लोगों को फंडिंग कर सके जिनका इलाज संभव नहीं है, और सरकार को इन लोगों को फंडिंग करना चाहिए। और इसके बाद अगर एकदम पॉसिबल ना हो, कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाए, उस आदमी का ठीक होने का कोई चांस ना हो, कम से कम 3 अलग अलग डॉक्टर से सजेशन लेना होगा, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें डाल सकते हैं। और जो छठा वे फॉरवर्ड और सजेशन के बाद जो लास्ट पॉइंट आप लिखेंगे वो होता है समरी। समरी का मतलब होता है कि आपने अभी तक पैसेज में जो कुछ लिखा है उसको आप एक इंटरेस्टिंग तरीके से कंक्लूड करें। ऐसा करें कि लास्ट लाइन को पढ़कर पूरे पैसेज की बात क्लियर हो जाए और साथ में ही एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। तो ये 5-6 पॉइंट्स तो आप लिखेंगे, लेकिन इन 5-6 पॉइंट्स में जगह क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है इंट्रोडक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसको 3-4 पैराग्राफ में इसको आप लिखने की कोशिश करें। आपके लिए ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पर कि आप लॉजिक देने की कोशिश करते हैं, और आपके लिए ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पर आप समरी देने की कोशिश करते हैं। इन 3 जगहों को अगर हम लोग, ये 3 जगह तो आपने पॉइंट्स लिख लिए होंगे। अब आपको पहला पॉइंट, चौथा पॉइंट और छठा पॉइंट, ये पहला चौथा इसको मैं हटा रहा हूँ, तो ये पहला चौथा छठा पॉइंट जो है, ये 3 जगह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन 3 जगहों पे आपको कुछ ऐसा मसाला डालना है जिससे कि देखने वालों को आपके बारे में अच्छा इंप्रेशन पैदा हो। तो मैं बोलूँगा 3 चीज़ें हैं जो तुम यहाँ पर यूज़ कर सकते हो 3 जगहों पे। पहला, कोटेशन। कोटेशन का मतलब क्या होता है? किसी तरह का कोई महापुरुष, किसी का, चर्चिल का, गांधी का, लेनिन का, टैगोर की कोई कोटेशन, आइंस्टीन का कोई बात, उस मुद्दे से कनेक्टेड जो बात हो। जैसे कि मान लो मैंने तुमको एक पैसेज दे दिया कि फेलियर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन सक्सेस, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं चर्चिल के इस कोटेशन से, जहाँ चर्चिल ने कहा था कि फेलियर इज नथिंग बट सक्सेस इज नथिंग बट मूविंग फ्रॉम वन फेलियर टू अनदर विदाउट लॉस ऑफ एंथुजियाज्म। यानी कि सफलता का मतलब है एक असफलता से दूसरे असफलता की तरफ जाना, और उसमें भी आप अपने इंथुजियाज्म को, यानी आप अपनी उत्सुकता को नहीं खोते हैं। मतलब अगर आप उत्सुक बने रहेंगे तो बार बार विफलताओं के बावजूद भी जो आपको मिलेगा वो आखिरकार सफलता होगी। तो मैंने शुरुआत किया कोटेशन से, चर्चिल के कोटेशन से। मैं अगर कोटेशन मुझे याद नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पर कोई स्टैटिस्टिक्स डाल सकता हूँ, कोई फैक्ट डाल सकता हूँ। फैक्ट का मतलब क्या होता है? कोई डेटा। डेटा का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो कि मैंने आपको एक कोटेशन दे दिया कि क्या भारत में आर्थिक असमानता है? क्या हम लोग जो इनइक्वलिटी की बात करते हैं ये सही है? भारत में क्या अमीर और गरीब का अंतर बहुत ज़्यादा है? तो आप में भी स्टार्टिंग कर सकते हैं एक फैक्ट के साथ जो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा था। जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि मैं मान लो मैंने टॉपिक दिया क्या दुनिया में आर्थिक, भारत एक मिनट के लिए छोड़ो, तो क्या दुनिया में पूरा आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा है? तो आप में भी आप शुरुआत कर सकते हैं एक फैक्ट के साथ जो मैंने कुछ साल पहले एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि अगर दुनिया के टोटल 60 जो सबसे अमीर लोग हैं उनकी संपत्ति को दुनिया के टोटल संपत्ति से हटा दिया जाए, यानी 60 लोगों की संपत्ति को हम निकाल लें दुनिया के सारी संपत्ति से, तो उन 60 लोगों के पास बाकी बची हुई दुनिया में आधी दुनिया जितनी दौलत है।
यानी दुनिया के सबसे 60 अमीर लोगों के पास आधी दुनिया से ज्यादा दौलत है। 60 लोग इतने ऐशो आराम से रह रहे हैं जितने आधी दुनिया के लोग मिल के नहीं रह पाएंगे। यह है आर्थिक असमानता। तो सोचिए कितना हार्ड हिटिंग फैक्ट है। अगर आप इस तरह के किसी स्टैटिस्टिक्स या फैक्ट से शुरू कर देते हैं और साथ में आप डेटा, परसेंटेज, कहां से डेटा आया, आपने किस न्यूज़पेपर में पढ़ा, कौन से रिसर्च में पढ़ा, इसको अगर कोट कर देंगे तो बैंग ऑन स्टार्ट होगा बहुत ही ज़्यादा इंप्रेशन के साथ। और यहाँ पर हम लोग एक लॉजिक की बात कर रहे हैं। यहाँ पर चौथे पॉइंट पे हम लोग बात करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको तर्क देना है, आप फॉर में है या अगेंस्ट में, अगर आपको ये बताना है कि आप क्यों इस टॉपिक के फॉर में है या अगेंस्ट में है, तो यहाँ पर आपको, जहाँ पर आप लॉजिक दे रहे हैं, यहाँ भी लॉजिक के साथ आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स डालना चाहिए। यहाँ भी आप डाल सकते हैं कि इतने लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं, इतने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। आप बोल सकते हैं कि इतने इंडिया में मेल एम्प्लॉयड हैं, फीमेल एम्प्लॉयड हैं, सुसाइड रेट्स इतना है। ये सारे जो डेटा होते हैं, पर कैपिटा इनकम इतना है, इलिटरेसी का रेट इतना है, ये सारे डेटा हम लोगों को मदद करते हैं एक्चुअली सही आंसर और लोगों को इम्प्रेस करने में। और जो यहाँ छठा पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, इसमें भी आप चाहें तो कोई कोटेशन डाल दें या यहाँ पर आप कोई न्यूज़ डाल सकते हैं। न्यूज़ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। न्यूज़ का मतलब कि मान लो हालिया आपको कोई एक ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में पता चला हो, जो इंसिडेंट्स आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता हो और आपको लगे कि अगर इस न्यूज़ को डाला जाए तो पढ़ने वाला भी इम्प्रेस होगा। तो जो हालिया रिसेंट कुछ ऐसी मीटिंग हुई, क्या कुछ ऐसा नया प्लान आया गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ इस तरह का लेजिस्लेशन आया, उसके बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं, जैसे अभी स्टैंड ऑफ चल रहा है इंडिया चाइना पर, या पेट्रोल प्राइसेस के हाइक के बारे में, या फिर आप जो सिक्योरिटी काउंसिल में अभी हम नॉन परमानेंट मेंबर्स के रूप में इंडिया का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें और भी आयरलैंड और मैक्सिको और भी कुछ कंट्रीज सेलेक्ट हुए हैं, तो आप इन सारे न्यूज़ को अगर यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत इंप्रेस करता है पढ़ने वालों को, क्योंकि पता है कि आप अपडेटेड हैं और आप अभी के मुद्दों को इस टॉपिक से रिलेट करना जानते हैं, तो अगर आप ये काम कर पाएँ और इन 3 हिस्सों पर कमांड कर पाएँ तो डिस्क्रिप्टिव में मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा एक्सेल कर पाएंगे। तो ये तो हो गया ऐसे का एक बैकग्राउंड। लेकिन अब सवाल स्टूडेंट्स के दिमाग में ये उठता है कि सर हम कोटेशन लाएंगे कहाँ से, फैक्ट लाएंगे कहाँ से, स्टैटिस्टिक्स लाएंगे कहाँ से, न्यूज़ तो न्यूज़पेपर में पढ़ लेंगे, लेकिन ये सब चीज़ कहाँ से लाएंगे। तो मैं आपको वो तरीका बताता हूँ जो मैंने इस्तेमाल किया। मुझे भी जब इंटरव्यूज़ के लिए जाना पड़ता था तो मेरे पास करंट अफेयर्स के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज नहीं था। तो मैं क्या करता था, मैं न्यूज़पेपर या मैगज़ीन जब भी पढ़ता था, और आज अभी तो बहुत सारे ऐप्स भी हैं जिसमें कि आपको एकदम ब्रीफ में पूरा न्यूज़पेपर का समरी मिल जाता है, तो मैंने क्या किया था, मैंने एक नोटबुक बनाया था। आप लोग भी ये काम मेरे साथ करें, एक फैक्ट बुक बना लो। ये अभी से लेकर डिस्क्रिप्टिव से लेकर इंटरव्यू हर चीज़ में तुम्हारी मदद करेगा। एक फैक्ट बुक बना लो और उसमें 2-2, 3-3 पेज छोड़कर कुछ टॉपिक्स लिख लो। जैसे कि एक टॉपिक मैंने मान लो लिख दिया पॉवर्टी। अब पॉवर्टी एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर जगह आएगा। हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिसपे कि 10 टॉपिक्स आ सकते हैं। देखो कभी ये मत पूछो, स्टूडेंट्स मेरे पास आके पूछते हैं कि सर कौन सा डिस्क्रिप्टिव के लिए, ऐसे के लिए कौन सा टॉपिक हम याद कर लें जो कि एग्जाम में मदद करे। मैं बोलता हूं कि पूछ तो वो कुछ भी सकते हैं ना, दे कैन आस्क यू एनीथिंग अंडर इंटरव्यू की। यही तो खूबसूरती है कि कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि तुम्हारी पर्सनैलिटी का आकलन है। तो मैं ये नहीं बोलता हूं कि तुम गेस करो कि क्या टॉपिक पूछा जाएगा, मैं बोलता हूं तुम किसी भी टॉपिक के लिए तैयार हो जाओ। और किसी भी टॉपिक के लिए तैयार होने के लिए कुछ फंडामेंटल चीज़ों में फैक्ट्स चाहिए। जैसे तुमको पॉवर्टी के बारे में फैक्ट्स चाहिए, हेल्थ के बारे में फैक्ट्स चाहिए। अगर मैं तुमसे बोलूँ आज इन्वायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के रूप में, तो इन्वायरमेंट के बारे में आप फैक्ट्स डालें। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बोलूँगा आप थोड़ा सा पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स डालें। पॉलिटिक्स मतलब कहाँ पर पार्टीज ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। मैं बोल रहा हूँ कुछ इंटरनेशनल फैक्ट्स डालें। इंटरनेशनल फैक्ट्स का मतलब है कि ओवरऑल अलग अलग कंट्रीज का जब रैंकिंग निकाला जाता है, कभी हैप्पीनेस इंडेक्स आता है, कभी कुछ आता है, तो इंटरनेशनल फैक्ट्स को आप डालने की कोशिश करें। आप एक सेगमेंट बना ले नेबरिंग कंट्रीज। आपको बहुत ज़्यादा मतलब है इंडिया को कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, नेपाल में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है। इन चीज़ों का नेबरिंग कंट्रीज से रिलेटेड हम एक फैक्ट तैयार कर सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि यूज़ करना पड़ता है
कि रूरल एंड अर्बन इंडिया पे बहुत सारे टॉपिक्स आते रहते हैं, बार बार हमको रूरल एंड अर्बन के बारे में लिखना पड़ता है, हमको बहुत बार मेल और फीमेल के बारे में कंपैरिजन करना पड़ता है कि मेल में लिटरेसी इतना है, फीमेल में लिटरेसी इतना है, तो मेल वर्सेस फीमेल। ये सारे चीज़ को अगर आप डाल लें, अगर आप इन चीज़ों का एक लिस्ट बना लें, और भी मैं टॉपिक्स इसमें आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। आप चाहें तो इसमें स्पोर्ट्स को डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसमें करप्शन डाल सकते हैं, आप इसमें न्यू इनिशिएटिव्स डाल सकते हैं, आप इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ डाल सकते हैं, आप इसमें इंटरनेशनल न्यूज़ डाल सकते हैं, आप इसमें इन सारी चीज़ों को डाल सकते हैं। और जब आप इन टॉपिक्स को इसमें डाल देंगे, आप इन टॉपिक्स को लेकर एक फैक्ट बुक बना लेंगे, यानी 2-2 पेज 3-3 पेज छोड़कर अगर आप इन टॉपिक्स को डाल देंगे, तो आप हर टॉपिक पे रोज न्यूज़पेपर जब पढ़ेंगे तो हर न्यूज़पेपर आपको कुछ ना कुछ फैक्ट, कुछ ना कुछ डेटा आएगा। उस डेटा को लिख लो। कैसे लिखोगे? बिलो पॉवर्टी लाइन का कुछ डेटा मिला तो उसको पॉवर्टी वाले में लिख लो। अगर आपको पॉल्यूशन रिलेटेड कुछ डेटा मिला तो उसको पॉल्यूशन इन्वायरमेंट रिलेटेड पॉल्यूशन सेगमेंट में लिख लो। अगर आपको मिल गया कि रूरल एरिया में पर कैपिटा इनकम इतना है, अर्बन एरिया में पर कैपिटा इनकम इतना है, उसको रूरल वर्सेज अर्बन सेगमेंट में लिख लो। जब तुम ऐसे हेडिंग वाइज अलग अलग फैक्ट्स को इकट्ठा कर लेते हो, साथ में न्यूज़पेपर में कोटेशंस में रोज रोज नजर आते हैं, कभी कोई प्लानिंग कमी, कहीं से भी कोई WHO का कोई कोटेशन आया, किसी लीडर का कोई कोटेशन आया, टाइम्स ऑफ इंडिया में ऊपर कोटेशन लिखा रहता है एडिटोरियल के ऊपर, उन सब को भी टॉपिक वाइज नोट करते रहो। और मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारे फैक्ट बुक में करीब 100 फैक्ट्स और कोटेशंस हो गए और तुम उनको रट लोगे, तो तुम देखोगे करीब करीब किसी भी टॉपिक को तुम इन कोटेशन से हैंडल कर सकते हो। क्योंकि तुमको क्या करना है, तुम्हारे पास जो फैक्ट है, जो न्यूज़ है, जो कोटेशन है, उसको उस टॉपिक से रिलेट कर दो और बीच का गैप को भर दो। बीच में तो थोड़ा सा वर्ड डालना है ना। तुम लोग होता है क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देते हो, तो खुद से लिखने से अच्छा है कि कुछ फैक्ट्स को याद करके, कुछ कोटेशंस को याद करके डाल दिए और बीच में उनको रिलेट कर दिए, बीच में थोड़ा सा कहानी में उन फैक्ट्स को टॉपिक से रिलेट कर दिए, तुम्हारा काम बन गया। तो ये हो गया डिस्क्रिप्टिव का तरीका। अब मैं तुमको एक टॉपिक देने वाला हूं जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हारे सामने पढ़ूंगा। और नेक्स्ट टॉपिक जो तुम्हारे लिए, जो टॉपिक मैं तुमको आज दे रहा हूं, उसमें तुमको मैं बोल रहा हूं रोल ऑफ मीडिया। मैं चाहता हूं कि तुम लोग रोल ऑफ मीडिया पे कुछ लिखो, और लिखो ये कि रोल ऑफ मीडिया इन टुडेज वर्ल्ड। मतलब आज के समय जो तुम रोल ऑफ मीडिया देखते हो उसके बारे में लिखो, टुडेज वर्ल्ड। और मैं चाहता हूं कि तुम इसको थोड़ा सा एनालिसिस करो, मतलब इसके प्रोज एंड कॉन्स को लिखो। मतलब तुम आज जो मीडिया का रोल है उसके तुम फेवर में हो कि अगेंस्ट में हो। आज तुमको क्या लगता है कि जो मीडिया कर रहा है, जो न्यूज़ हमारे सामने रख रहा है, जिस तरीके से मीडिया को हम देखते हैं, उस मीडिया के बारे में तुम क्या सोचते हो? क्या ये मीडिया हमें इन्फॉर्म सिटीजन बना रहा है? क्या हम तैयार हो रहे हैं? क्या हम सारी चीज़ों को अच्छे से जान रहे हैं? या फिर जस्ट हम फैंसी चीज़ों को जानने में, ऐसे क्या कोई टीवी सीरियल जैसे हम लोग एंजॉयमेंट के लिए देखते हैं, उसी तरह क्या हम लोग आज न्यूज़ भी देख रहे हैं? क्या ये सही विश्लेषण, वो डेप्थ जानकारी हमें मिल रहा है? तो रोल ऑफ मीडिया इन टुडेज वर्ल्ड, और इसके बारे में तुम पॉजिटिव सोचते हो कि नेगेटिव सोचते हो, तुम दोनों भी सोच सकते हो। तुमको वो लिखना है, और इसी तरह पॉइंट वाइज तो तुम इसको प्रिपेयर करो और इसको यूट्यूब वीडियो या जहाँ भी तुमको अपने असाइनमेंट सेक्शन में इसको सबमिट करो और ये मुझ तक पहुँचाओ, ठीक है? तो ये हम लोग अब इस ऐसे को मैं तुम्हारे सामने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ूंगा, और मैं तुमको बताऊंगा कि किस स्टेप तरीके से कोटेशन को डाल के, फैक्ट को डाल के किस तरीके से आप लिख सकते हैं। ऑब्वियसली आप लोगों में जो अच्छा ऐसे लिखकर मुझे कहीं भी भेजते हैं, व्हाट्सएप कहीं भी, लेकिन यूट्यूब पे करोगे तो उससे हमारे वीडियो को पॉपुलैरिटी मिलेगी। तो अगर मुझे जो लगेंगे उनको मैं यहाँ पे ऑब्वियसली रिकमेंड करूँगा, शो करूँगा, कमेंट करूँगा, और मैं तुमको बताऊँगा कि इसको लिखने का क्या तरीका हो सकता है। तो ये तो हो गया लेटर राइटिंग। अब हम लोग क्विकली एक ऐसे राइटिंग के सेक्शन में जा रहे हैं। ऐसे राइटिंग के सेक्शन में मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि 2 तरह का ऐसे तुमको लिखना पड़ सकता है, या तो फॉर्मल या तो इनफॉर्मल, राइट? फॉर्मल ऐसे लेटर राइटिंग के बारे में क्या है कि 2 तरह का लेटर राइटिंग हो सकता है, तुम लोग जानते हो, फॉर्मल और इनफॉर्मल। और एक जो लेटर राइटिंग ऑल आजकल आ रहा है वो सेमी फॉर्मल होता है, इन दोनों के बीच में होता है, मतलब जिसको फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच का चीज माना जाता है। तो फॉर्मल लेटर क्या हुआ? फॉर्मल लेटर हुआ कि जैसे कि तुम अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हो, किसी पुलिस ऑफिसर को लिख रहे हो, या फिर
तुम अपने टीचर को लेटर लिख रहे हो या तुम किसी प्रकार का लोन लेने के लिए कुछ लिख रहे हो, मतलब एक इस तरह का जिसमें कि तुम प्रॉपर रिक्वेस्ट कर रहे हो, तुम कुछ परमिशन मांग रहे हो, आई कार्ड इशू करने के लिए लिख रहे हो, सारे फॉर्मल लेटर हुए। और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर का मतलब होता है जो तुम अपने दोस्त को लिखते हो, रिलेटिव को लिखते हो। और बीच में क्या होता है? सेमी फॉर्मल। सेमी फॉर्मल का मतलब होता है जो चीज ना तो पूरी तरह से फॉर्मल है ना तो पूरी तरह से इनफॉर्मल। जैसे मान लो कि मैं करियर प्लानर कोचिंग में हूं और मुझे अपने स्टूडेंट्स तक कुछ पहुंचाना है, कुछ मुझे उन लोगों को कोई बुकलेट देना है या कुछ मुझे उन लोगों को प्रोवाइड करना है, कोई मुझे क्वेश्चन पेपर उन लोगों को प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ? उसके लिए मैं किसी एजेंसी के पास जाता हूँ, बोलता हूँ कि आप मेरे लिए एक ऐप बनाइए या आप मेरे लिए एक ये मुझे बैग चाहिए अपने स्टूडेंट्स के लिए, मुझे स्टूडेंट्स को बैग देना है, तो वो तो मैं किसी वेंडर से लेता हूँ। तो जब मैं एक वेंडर को, एक एजेंसी को मेल भेजूंगा कि मुझे आपसे बैग का कोटेशन चाहिए, इतने कोटेशन मुझे आपसे 1000 बैग खरीदने हैं, 5000 बैग खरीदने हैं, उसका कोटेशन भेजिए, तो वो जो लेटर होगा वो लेटर ना तो पूरी तरह से फॉर्मल, ना क्योंकि उसमें आप थोड़ा सा अपने नीड को भी बताते हैं, और वो थोड़ा सा सेमी फॉर्मल हो सकता है क्योंकि उस एजेंसी से आपने पहले भी बहुत सारा सामान मंगाया है, तो आप उसको थोड़ा फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि आप उसको थोड़ा सा वार्म तरीके से आप उसको थैंक्स भी पहले बोलेंगे कि आपने जो हमें बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट दिया था, इसी कारण हम दोबारा आपके पास आ रहे हैं, और उसके बाद थोड़ा सा फॉर्मली आप उससे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि मुझे तुम कोटेशन भेजो। तो ये फॉर्मल इनफॉर्मल के बीच वाला लेटर भी आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मैं आज एक लेटर आपको दिखा रहा हूं और फिर मैं चाहता हूं कि हम लोग इन लेटर्स को आगे बढ़ाएंगे। तो पहला लेटर क्या है कि राइटिंग अ लेटर टू द बैंक मैनेजर टू शेयर एन इनोवेटिव आइडिया ऑन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम इन बैंक्स। एक कस्टमर के रूप में या एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में आपको बैंक मैनेजर को एक लेटर लिखना है जिसमें कि आपको एक इनोवेटिव आइडिया फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो बैंक्स में अपनाया जाता है उसके बारे में आपको सजेस्ट करना है। अब देखो ऐसा टॉपिक क्यों दे दिया है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्यों दिया टॉपिक में? क्योंकि इस लेटर को लिखने से पहले आपको फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जानना होगा। अब फाइल मैनेजमेंट सिस्टम एक कंप्यूटर या आईटी का पार्ट है। अब स्टूडेंट्स जो कि किसी और सब्जेक्ट से हैं वो ऐसे टॉपिक को देखते हैं, उनको लगता है कि उनको नहीं लिख पाएंगे, लेकिन मैं बोलूंगा कि अगर तुम कॉमन सेंस भी अप्लाई करोगे, तुम सोचो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है फाइल को मैनेज करना, और फाइल मैनेज सिस्टम अगर किसी बैंक में किया जाएगा तो कैसा फाइल मैनेज किया जाएगा? ऑब्वियसली कस्टमर का रिकॉर्ड, उनका अकाउंट डिटेल्स, उनका जो भी सिग्नेचर होता है, उनका जो आइडेंटिटी होता है, ये सारी चीज़ को मैनेज करना ही होगा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। और ये कैसे करोगे? क्या इसको कोई हार्ड कॉपी कोई ऐसे फाइल में रजिस्टर में करोगे? नहीं, ऑब्वियसली कंप्यूटर के थ्रू होगा। इसका मतलब कि तुमको कंप्यूटर पर ऐसा डेटाबेस बनाना पड़ेगा जिसमें तुम फाइल को रख सको और उस फाइल को एनालिसिस कर सको। तो जो लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, जो लोग रिलेटेड हैं, वो तो इसमें बहुत सारा वर्ड डाल पाएंगे। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम को लिखते समय तुम वर्ड डाल सकते हो, डेटा माइनिंग एक वर्ड होता है, डेटा एनालिसिस, डेटा प्रिज्म, डेटा क्यूब, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वो तो तुम डेटाबेस सिस्टम होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये लोग कौन जानेगा? जो कंप्यूटर पढ़ा है, तो वो तो इस वर्ड्स को यूज करेगा तो उसका और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। लेकिन अगर तुम नहीं भी जानते हो तब भी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पे ही लेकर तुम कुछ बात कर सकते हो। तो हम लोग उसी तरह के फॉर्मेट को फॉलो करते हैं जो कि जनरली सीबीएसई का फॉर्मेट होता है। जो सीबीएसई बोर्ड्स एग्जामिनेशन में जिस फॉर्मेट का रिकमेंड किया जाता है उसी को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना चाहिए। और ये फॉर्मेट लेफ्ट इंक्लाइंड होता है, मतलब आपको बहुत सारी किताबों में राइट तरफ भी लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन लेफ्ट इंक्लाइंड फॉर्मेट को ही समझना सही है। तो देखिए ऊपर मैं क्या शुरू कर रहा हूँ, ऊपर मैं लिख रहा हूँ उसका नाम आ रहा है, तो सबसे पहले क्या हो गया? नेम आ गया, नेम आ गया। उसके बाद एम्प्लॉय ऑफ एसबीआई न्यू दिल्ली आ गया, ये डेट 22। अगर आप इस लेटर को देखेंगे तो ये लेटर थोड़े बहुत एक सेमी फॉर्मल लेटर का रूप ले लेता है, क्योंकि इसमें आप एक तरह का प्रस्ताव दे रहे हैं, राइट? तो ये जो ऊपर आपने अपना एड्रेस दिया, ये किसका एड्रेस है? ये राइटर्स एड्रेस है, जो सेंडर है, जो लिख रहा है लेटर को, उसका एड्रेस है। तो ऊपर तो आपको अपना एड्रेस देना है, यानी कि जो लिख रहा है वो एड्रेस कोशिश करना है यहाँ पर अपना। तो राम सिंह एम्प्लॉय ऑफ एसबीआई न्यू दिल्ली, तो ये एक एसबीआई के तौर पे लेटर लिख रहा है, ये शुरू में घोषित कर रहा है। आप यहाँ पर बहुत बार अपना विवरण देने के जगह कुछ फॉल्स विवरण ही लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि अपना एग्जैक्ट कुछ एड्रेस दे दे। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जो एकदम फॉर्मल लेटर लिखा जाता है
उसमें ये जो शुरुआत में जो नेम और ये जो एड्रेस दिया जा रहा है लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों लेटर्स में आप इसको फॉर्मल ही मानिए, कुछ हद तक आप इसमें इनफॉर्मल टोन भी ला सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मल कैटेगरी के अंदर ही आएगा, इनफॉर्मल तो ये नहीं है। तो जब भी फॉर्मल लेटर लिखना तो लेफ्ट साइड में अपना नाम और अपना एड्रेस, अपना विवरण और अपना डेट, जिस डेट पे तुम लिख रहे हो, इसको मेंशन करना ज़रूरी है। अब ये लिखने के बाद आप टू लगाकर यहाँ पे लिखते हैं जिसको भेजा जा रहा है, जो रिसीव करने वाला है, जो रिसीवर जो है उसको आप एड्रेस लिखते हैं, जिसको आप ये लेटर भेज रहे हैं। मैनेजर को आप लेटर भेज रहे हैं तो उसको आपने यहाँ पर लिख दिया, टू लगाकर यहाँ पे कर दिया। कुछ फॉर्मेट में आप देखिएगा इस टू को हटा दिया जाता है, यानी कि ऊपर अपना एड्रेस लिख दिया और उसके बाद डेट लिख दिया, और टू को ना लिख के सीधे जिसको भेजा जा रहा है, रिसीवर है, उसका एड्रेस लिख दिया जाता है। आप इसमें पूरा एड्रेस भी लिख सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद आप चाहें तो मैंने जिस जगह पर है उसका वो जगह और न्यू दिल्ली। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो तुम पार्ट लिख रहे हो, ये पार्ट सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल लेटर में होता है, सॉरी फॉर्मल लेटर में होता है। जैसे ही तुम इनफॉर्मल लेटर में आओगे, इनफॉर्मल लेटर में तुमको अपना एड्रेस जो तुम लिख रहे हो उसको लिखने की ज़रूरत यहाँ पे, ये मतलब तुम जो अपना एड्रेस लिख रहे हो, तुम जिसको लिख रहे हो, तो जनरली इस फॉर्मेट को इनफॉर्मल लेटर में थोड़ा चेंज कर लिया जाता है। तो इनफॉर्मल के लिए हम इसको अलग से देखेंगे। अभी फॉर्मल में तुम मान लो कि इसको लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो फॉर्मल लेटर में हम इसको लिख दिए, फिर टू लगा दिए। टू को हटाता भी है कुछ किताब, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि टू को यहाँ लगा दो, क्योंकि उससे क्लैरिटी आ जाएगी। ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, सब लेफ्ट की तरफ जा रहा है। अब तुम देखोगे यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया है। सब्जेक्ट में क्या लिखा गया है, जो क्वेश्चन में दिया गया है, आइडिया फॉर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। सिंपल सा इतना सब्जेक्ट लिख दिया। अब सब्जेक्ट लिखने के बाद हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं, रेस्पेक्टेड सर। यहाँ पर डियर सर का यूज भी किया जाता है, लेकिन रेस्पेक्टेड सर का यूज करना इसलिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है क्योंकि एक तरीके से आप उसी बैंक के एम्प्लॉई हैं। आप ऐसे न्यूज़पेपर के किसी एडिटर को लिख रहे होते कि भाई मेरा एक आर्टिकल छाप दो, तो उसमें आप डियर सर का यूज़ भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर रेस्पेक्टेड सर बहुत सही है, क्योंकि यहाँ पर आप इज्जत पे कर रहे हैं, क्योंकि आप उसी SBI के एम्प्लॉय हैं। क्या लिख रहा है, आई एम एन एम्प्लॉय एट योर बैंक एंड आई वांट टू शेयर सम आइडिया रिगार्डिंग फाइल मैनेजमेंट सिस्टम इन बैंक। शुरुआत हो गया अपने बारे में बता के, और बोल दिया कि मैं एक शेयर करना चाहता हूँ। एज आई हैड डन माई ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन आई मेड अ प्रोजेक्ट इन हाउ बैंक्स कैन ईजिली मैनेजेस इस डेटा। अब ये अपने बैकग्राउंड के बारे में बोल रहा है कि ग्रेजुएशन में इसने ये एक्सपीरियंस लिया था और इसीलिए ये अब एक फाइल मैनेजमेंट सिस्टम सजेस्ट कर रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, दो दिस फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, थ्रू दिस फाइल मैनेजमेंट सिस्टम आवर बैंक कैन डील विथ डेली डेटा इजिली विथ रिडंडेंसी, कंसिस्टेंसी विदाउट एनी डुप्लीकेसी। अब ये जो रिडंडेंसी वर्ड आ गया है, कंसिस्टेंसी वर्ड आ गया और डुप्लीकेसी वर्ड आ गया है, यहाँ पर जो इंसान कंप्यूटर को जानता है, जो रिलेटेड फील्ड को जानता है, उसके लिए अच्छा है, क्योंकि इन सब सारे वर्ड से आपने क्लियर कर दिया। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, रिडंडेंसी का मतलब होता है एक ही स्टूडेंट का डेटा दो बार आ गया, दो बार उसी को मैसेज जा रहा है, तो उससे स्टूडेंट भी परेशान है, तो रिडंडेंसी को घटाना है, कंसिस्टेंसी बनाना है। ये नहीं हुआ कि आज वीडियो आया तो उसका आपको मैसेज चला गया, कल जो वीडियो आया उसका मैसेज नहीं गया, तो ये तो रोज होना चाहिए, रोज हम लोग आपको मैसेज पहुंचाते हैं। और डुप्लीकेसी का मतलब ये हुआ सेम डेटा को बार बार यूज किया जा रहा है, जगह जगह डेटा आ रहा है, तो इन सबको हमें कम करना होगा, विच इज़ वेरी रिलेवेंट वाइल वर्किंग विद बैंकिंग डेटा। बैंकिंग डेटा में तो ये नहीं ना हो सकता है कि एक कस्टमर के अकाउंट में दो बार पैसा डाल दिया, तो ऑब्वियसली आपको इसमें बहुत एक्यूरेट होना पड़ेगा। वी कैन मेक कॉपी ऑफ आवर डेटा एट डिफरेंट ब्रांच ऑफ बैंक ऑल्सो, और हम लोग अपने डेटा का कॉपी भी बना सकते हैं। ये बता रहा है कि अगर ये फाइल मैनेजमेंट सिस्टम आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा तो आप डेटा का कॉपी भी बना सकते हैं, सो दैट इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग वी डोंट लूज आवर डेटा, ताकि अगर हम एक बैकअप बना लेंगे तो कुछ गड़बड़ भी होगा तो हमारे पास डेटा बचा रह जाएगा। ये सारा उसने बात बोल दिया। यहाँ पर चाहें तो आप पैराग्राफ को बदल सकते हैं, बहुत बार नहीं भी बदल कर सेम लाइन में कंटिन्यू किया जाता है, लेकिन आप यहाँ पर एक लाइन चेंज करके लिख सकते हैं। आई होप यू विल गिव अ लुक एट इट वंस। यहाँ पर सीधे लास्ट में रिक्वेस्ट किया जा रहा है, एंड इफ यू थिंक इट कैन बी यूजफुल फॉर आवर बैंक्स देन आई कैन ऑल्सो असिस्ट यू टू मेक इट। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ यूजफुल है तो मैं आपको असिस्ट करूंगा ताकि आप ये डेटा बैंक बना पाएँ। तो तुम देख रहे हो कि बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही सिंपल, मतलब शुरुआत में अपना इंट्रो, सबसे पहले तुमने अपना इंट्रो दे दिया, फिर तुमने दे दिया कि वाई, माने तुम इस लेटर को क्यों लिख रहे हो, वाई तुमने दे दिया क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है,
और लास्ट में तुम सीधे एक तरह का रिक्वेस्ट कर दो, जो लास्ट में तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो। यहाँ पर सीधे तुमने रिक्वेस्ट कर लिया, लुक एट वंस एंड इफ यू थिंक इट कैन बी यूजफुल फॉर आवर बैंक देन आई कैन ऑल्सो असिस्ट यू टू मेक इट। तो ये लास्ट में प्रपोजल दे दिया। यहाँ पे तुम थोड़ा सा और पोलाइट वर्ड, एंड आई विल बी ऑब्लाइज्ड इफ यू हेल्प मी, इफ यू अंडरस्टैंड माई प्रपोजल, इफ यू रिव्यू माई प्रपोजल देन आई विल बी ऑब्लाइज्ड। तो एक ऑब्लाइज्ड वर्ड यूज किया जाता है कि इसका ये थोड़ा सा ज़्यादा एक आदर का भाव लाता है कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँगा अगर आप मेरा इस काम को करेंगे। लास्ट में देखो यहाँ पर एक फ्रेज को यूज़ किया जा रहा है, थैंकिंग यू। ये एक अच्छा फ्रेज है जो यूज़ करना चाहिए आपको फॉर्मल लेटर्स में, क्योंकि आप धन्यवाद देने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन, इसके आगे ऐड कर दिया जाता है थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन। इसका मतलब ये होता है कि आपने कुछ रिक्वेस्ट किया और आप अभी तक श्योर नहीं हैं, जैसे आपका एग्जाम छूट गया, आप रिक्वेस्ट करें मुझे दोबारा एग्जाम देना है, बट यू आर नॉट श्योर कि कॉलेज उसको परमिट करेगा कि नहीं, तो यहाँ पर आप उस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो थैंक यू इन एंटीसिपेशन भी लिख सकते हैं। योर्स फेथफुली आपने लिख लिया, इसमें सिंसियरली का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन फेथफुली बिल्कुल फॉर्मल लेटर्स में लिखा जा सकता है, लेकिन अगर आप सिंसियरली भी लिखना चाहें तो वो भी अलाउड है, क्योंकि फेथफुली और सिंसियरली ये दोनों एकदम ये टोन दे देता है कि आप उस आदमी का रेस्पेक्ट कर रहे हो। नीचे यहाँ पर आपने नाम लिख दिया है, लेकिन बहुत बार इस नाम के बाद भी डिटेल्स दिए जाते हैं। ये डिटेल्स क्या होंगे? ये डिटेल्स आपका एम्प्लॉय नंबर होगा। आपने ऊपर क्या लिखा? आपने ऊपर लिखा कि आप बस इस बैंक के एम्प्लॉय हैं, लेकिन आपने अभी तक अपना एम्प्लॉय नंबर नहीं लिखा, आपने अपना ब्रांच कोड नहीं लिखा, आपने अपना डेजिग्नेशन नहीं लिखा, आपने अपना एड्रेस नहीं लिखा, आपने अपना फ़ोन नंबर नहीं लिखा, आपने अपने बारे में अभी तो कुछ नहीं बताया है जिससे कि वो इंसान आपको ठीक से कांटेक्ट कर सके। तो इन सारी चीज़ों को बताने का जो जगह है वो जगह एक्चुअली यहाँ है। तो डिटेल्स में आप चाहें तो अपने नाम के बाद अगर ज़रूरी हो तो अपना यहाँ भी, अगर ऊपर आपने एड्रेस शॉर्ट में लिखा है तो यहाँ पर आप फुल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस, अलग अलग एड्रेसेस होते हैं। ऊपर आपने अभी का एड्रेस लिख दिया, लेकिन नीचे आपको अपना एक परमानेंट एड्रेस अगर आप लिखना चाहते हैं ताकि बैंक आपसे जब भी कम्युनिकेट करना चाहे तो परमानेंट एड्रेस पे करे। यहाँ पर अपना एम्प्लॉय आईडी लिखना चाहते हैं, एम्प्लॉय डिटेल्स लिखना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें एक फील्ड कभी कभी और भी यूज़ किया जाता है, उस फील्ड को हम लोग बोलते हैं अटैचमेंट्स या एनेक्शर। ये फील्ड एक्चुअली इसलिए डाला जाता है कि बहुत बार, और जनरली इस फील्ड को यहाँ पर मैं इसको हटा रहा हूँ, थैंकिंग यू के बाद इस जगह पर भी डाला जाता है या इस जगह पर डाला जाता है। इन दोनों जगह पर आप क्या डालते हैं? तो इन दोनों जगह इस बीच में आप यहाँ पर अटैचमेंट्स डालते हैं। अटैचमेंट्स डालना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जो आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। जैसे कि आपका अगर आई कार्ड भुला गया है तो आपको मे बी उसका फ़ोटोकॉपी देना पड़ता है, या आपको फिर से अपना कुछ सर्टिफिकेट चाहिए तो अपना 10th का रिजल्ट, डेट ऑफ बर्थ या इस तरह की चीज़ें आपको कभी कभी भेजनी पड़ जाती है। आपको स्कोर कार्ड भेजना पड़ता है। अगर आप किसी बी स्कूल में घुसना चाहते हैं तो आपको कैट का स्कोर कार्ड भेजना पड़ता है, आपको अपना इनकम टैक्स का कुछ भेजना पड़ता है। तो ये सारे जो अटैचमेंट्स हैं, इन अटैचमेंट्स को आप इस जगह पर या इस जगह पर इंक्लूड कर सकते हैं। और अटैचमेंट लिख दीजिए ऐसे, और नीचे पॉइंट वाइज करके लिख दीजिए फोटोकॉपी ऑफ आईडी, या फिर जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं। सोशल मीडिया लिंक कभी कभी देना पड़ता है, कभी कभी आप लोगों को अपना सोशल मीडिया लिंक किसी को भेजना पड़ता है ताकि आपके चीज़ों को देख पाए। तो फोटो कॉपी ऑफ आईडी या फोटो कॉपी ऑफ हाउस रेसिडेंस का जो सर्टिफिकेट है या जो कास्ट सर्टिफिकेट है, इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे डालते हैं। तो ये हो गया एक फॉर्मल लेटर लिखने का तरीका, और मैं बोलूँगा कि आप इस पैटर्न को ले, लेकिन कल के जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपके सामने उस ऐसे को पहले बात करूँगा जो मैंने आपको दिया, रोल ऑफ मीडिया आज के वर्ल्ड में कितना अच्छा है, क्या इंकरेजिंग मीडिया है या मीडिया थोड़ा सा नेगेटिव रोल में आ रहा है। और साथ में मैं चाहूँगा कि आपको मैं एक फॉर्मल लेटर भी अगले क्लास में मैं आपको बताऊँ। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऐसे और लेटर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप कमेंट करते रहें, जो ऐसे मैंने दिया है उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू, फिर मिलते हैं।